हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके स्टडी चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती की जो श्रृंखला है, इसमें जो हम लोग जनरल पेपर जिसे आप लैंग्वेज पेपर के नाम से जानते हैं, इसका डिस्कशन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज की जो श्रृंखला है, आज का जो क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार की न्यूज़ तत्काल में पाने के लिए, तुरंत पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर बिहार से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है तो उसका तुरंत इसी चैनल पे आपको तुरंत वो न्यूज़ बता दिया जाता है, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे एसएसटी, जिसमें आप ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात करें, उसकी क्लासेस और साइंस की क्लासेस भी हमारे इसी चैनल पे चल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। साथ ही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक मिल जाएगी, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो हमारा इंग्लिश से शुरू होगा। इंग्लिश और हिंदी के 30 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। आप सभी को पता है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इस 30 नंबर में से आपको केवल 9 नंबर लाने होते हैं, क्योंकि ये जो पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन इसको भी क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। अगर आप अदर्स पेपर में, जैसे जनरल साइंस, जनरल स्टडी में और आपके सब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स अच्छे कर लेते हैं और आप क्वालिफाई पेपर में फेल हो जाते हैं, तो आप क्वालिफाई माने नहीं जाएंगे, आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसलिए ये श्रृंखला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वालिफाई पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले ही आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और इस पैराग्राफ से आप सभी को पता है, जैसा आप देखते हुए आए हैं कि 5 क्वेश्चन पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ मिल गया तो आपको 5 क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ही इजी होते हैं और आप कॉमन सेंस से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ को और उसको सॉल्व करते हुए भी बढ़ेंगे। पैराग्राफ दिया हुआ है, डू यू नो दैट यू डैश अबाउट 1/3 ऑफ योर लाइफ स्लीपिंग, यानी कि क्या तुमको पता है कि आप अपने जीवन का 1/3 भाग सोने में क्या करते हैं, सेटल करते हैं, स्पेंड करते हैं या डिले करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप अपने जीवन का 1/3 भाग सोने में सेटल तो करेंगे नहीं, डिले भी नहीं करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेंड करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं। हम अपने जीवन का 1/3 भाग सोने में खर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेंड, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है सिलेक्ट द, मतलब आपको दूसरे में भरना है, दूसरे में आप क्या भरेंगे। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया, डू यू नो दैट यू स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ योर लाइफ स्लीपिंग, आप अपने जीवन का 1/3 भाग सोने में खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हाउ एवर योर बॉडी डज नॉट डैश द स्लीपिंग टाइम, आपकी जो बॉडी होती है वो इसको क्या नहीं करती है, कंज्यूम नहीं करती है, रिमूव नहीं करती है, वेस्ट नहीं करती है। तो आपकी जो बॉडी होती है, ये जो आप सोते हैं अपने जीवन का 1/3 भाग, उसको वेस्ट नहीं करती है, बर्बाद नहीं करती है, बेकार नहीं जाने देती है। तो डज नॉट वेस्ट हो जाएगा, डज नॉट वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सही वर्ड क्या हो जाएगा, वेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, इट हैज़ अ लॉट टू डू डैश यू आर स्लीपिंग, जब आप सोते हैं, क्या दिया है, इट हैज़ अ लॉट टू डू डैश यू आर स्लीपिंग, जब आप सोते हैं। ठीक है, क्या क्या दे रहा है, टाइम को रिफ़र कर रहा है। टाइम को रिफ़र करने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। व्हेन यानी कि जब आप सोते हैं, जब के लिए आप क्या लगाते हैं, व्हेन। जब आप सो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, व्हेन। ऑप्शन में क्या क्या दिया, एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन। क्या आप सोते हैं देगा, क्या आप सोते हैं, अगर आप व्हाट लगाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे वर्ड हो जाएगा क्या आप सो रहे हैं, ये सही हो जाएगा। अगर आप वर लगाते हैं तो आप कहाँ सो रहे हैं, ये सही हो जाएगा नहीं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा व्हेन, जब आप सोते हैं। ओके, आगे का पैराग्राफ, द बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी एट नाइट दैट डैश दिया हुआ है, यू हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी जो है उसको एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो दैट यानी कि
ताकि जिससे वह अगले दिन आपको फ्रेश फील करा सके, आपको रिफ्रेश फील करा सके, एनर्जेबल फील कर सके। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सो दैट, यानी कि ताकि, जिससे, ठीक है। हार्मोन्स व्हिच आर स्पेशल हार्मोन्स व्हिच आर डैश ग्रोथ केमिकल हेल्प द बॉडी टू रिपेयर इटसेल्फ द ग्रो। जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने आप में स्पेशल ही तो होंगे, ग्रोथ केमिकल को बढ़ाने वाला हार्मोन्स स्पेशल ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, स्पेशल भरा जाएगा। एक बार ऑप्शन से भी हम देख लेते हैं, चौथा और पांचवा। यहाँ पे आपको बिकॉज, सो दैट, सच एज। अगर यहाँ पे आप देखिए चौथे में, फोर्थ वाले में आप देखिए, यहाँ पे आप भरते द बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी एट नाइट बिकॉज यू हैव, क्या यहाँ पे बिकॉज सही वर्ड लगता, नहीं लगता। और फिफ्थ वाले में देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है स्पेशल, ओकेजनल, मेमोरेबल। तो आप देखिए, खुद से ही देख लीजिए कि हार्मोन्स व्हिच आर, क्या यहाँ पे आपको मेमोरेबल ग्रोथ केमिकल होता है, क्या आप ग्रोथ केमिकल जो आपका हो रहा है वो आपके लिए मेमोरेबल होता है, नहीं होता, वो आपके लिए स्पेशल ही होता है, हार्मोन्स स्पेशल ही होगा, इसलिए यहाँ पे स्पेशल भरा जाएगा। आई होप सो आप लोग को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन सेंटेंस व्हिच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस दिया है और इसमें से आपको ग्रामेटिकल एरर पूछा है, कहाँ पे एरर हुआ है। द लिटिल बेबी कैरिड लाउडली टू अ न्यू टॉय, जो छोटा बेबी है वो एक नए टॉय के लिए, एक नए खिलौने के लिए रो रहा है, खिलौने के लिए रो रहा है। टू मतलब यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा को, खिलौने को प्रयोग हो, खिलौने को रो रहा है, खिलौने को नहीं रो रहा है, खिलौने के लिए रो रहा है। तो यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाएगा, टू की जगह आना चाहिए था फॉर, लाउडली फॉर अ न्यू टॉय, खिलौने के लिए रो रहा है, ना कि खिलौने को रो रहा है। तो इस यहाँ पे 2A जो है वो गलत लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना हुआ है, जो खाली स्थान है वहाँ पे भरना है। दोज हु डैश ऑफ देयर रिच आर नॉट ट्रूली रिच, यानी कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोस्ट ऑफ भरा जाएगा। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है डींग हाँकना, डींग हाँकना या बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्थान के पश्चात ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, जो सिर्फ बोस्ट के साथ ही सही होगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि बोस्ट ऑफ लेता है, यानी कि यहाँ पे बोस्ट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोस्ट ऑफ का एक यूजफुल मीनिंग निकल रहा है डींग हाँकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, वह आदमी जो 2 लैंग्वेज को बोल लेता है उसे क्या कहते हैं। तो 2 भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति को बाईलैंग्वेज कहा जाता है, जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं बाईलैंग्वेज, और जो बहुत सारी भाषाएं को बोल लेते हैं उन्हें मल्टीलैंग्वेज कहा जाता है। मल्टीलैंग्वेज बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले को, और बाईलैंग्वेज किसको कहा जाता है, 2 भाषाओं को बोलने वाले को। और यहाँ पे जो वर्ड आपको बाईलैटरल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है द्विपक्षीय, बाईलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ठीक। अब इंग्लिश के क्वेश्चन इतने ही थे। अब हम बढ़ते हैं अपने हिंदी के प्रश्नों की तरफ। हिंदी के प्रश्न का पहला प्रश्न है, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाले को नीतज्ञ कहा जाता है। जो नीति का ज्ञान रखता है उसे नीतज्ञ कहा जाता है, ना कि नीति निपुण या नीति दक्ष। नीति का ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाला नीतज्ञ कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। तो पढ़ने का कार्य क्या हो रहा है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, यहाँ पे कर्म किया जा रहा है, अपने कार्य को किया जा रहा है, अपने कर्म को किया जा रहा है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होती है, यहाँ पे पढ़ना, किताब पढ़ना क्या है, कर्म ही तो किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका कर्म प्रधान है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, इसमें भाव नहीं बताया जा रहा। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखे गए, इसमें भी कोई भाव नहीं है। पुरुषों से रोया नहीं जाता, ये अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, अपने अंदर की बात को बता रहा है, जो इसको फील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है कि पुरुषों से रोया नहीं जाता है। यहाँ पे भाव मतलब क्या होता है, अपनी फीलिंग को व्यक्त करना ही भाववाच्य होता है। तो पुरुषों से रोया नहीं जाएगा, यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य कहलाता है, ठीक है। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में ना भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है।
वो भाववाची कहलाता है। कौन कहलाता है? जिसमें वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। तो इसमें भाव निकल के आ रहा है ना, पुरुषों से रोया नहीं जाता। ये कोई व्यक्ति अपने भाव को बता रहा है, अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना ही भाववाची कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम अकेले मेले जाएंगे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भी बताया, हम जो होता है ये आपका पुरुषवाचक होता है। हम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहीं पे अगर आपको आप दिया हो, आप जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, हम क्या हो गया? पुरुषवाचक। वैसे, जैसे, ये सब जो होता है ये संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक कौन सा होता है? वैसे, जैसे, ये सब। और अगर आपको उससे देखने को मिले, उससे, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक में क्या आता है? उससे। और आपसे संबंधवाचक में पूछेगा तो वैसे, जैसे, जैसे वर्ड आपको जहाँ पे देखने को मिले वो संबंधवाचक होता है। अगर आप शब्द देखने को मिले तो वो निजवाचक होता है। ठीक, तो इसमें आपको हम के लिए पूछा तो हम पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? तो उपसर्ग और प्रत्यय, इसको जानने के लिए हमें पहले शब्द का संधि विच्छेद करना होता है। उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि आगे आया हुआ शब्द, जो संधि विच्छेद पे पहला वर्ड होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद का होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। कलाई, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे कलाई का, तो कल धन आई हो जाएगा। कलाई का संधि विच्छेद कल प्लस आई। तो यहाँ पे कल आपका का उपसर्ग नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कल उपसर्ग दिख रहा है। कलाधार में भी आपको कल उपसर्ग दिख रहा है। वहीं पे अगर कपूत का संधि विच्छेद करेंगे तो का प्लस पूत, तो आपको यहाँ पे का उपसर्ग देखने को मिल रहा है। का और पूत, पूत इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कपूत में आपको का उपसर्ग देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर आपसे कलाई का प्रत्यय पूछ लेगा तो कलाई का प्रत्यय आई हो जाएगा। कलाधार का प्रत्यय आधार हो जाएगा। कल प्लस आधार। संधि विच्छेद वो वर्ड होता है जिसको हम दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिसमें दोनों भागों का कोई ना कोई एक सार्थक शब्द निकलता है, एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आए। ठीक है, अगर हम इसको कल प्लस लाई कर देते तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकल के आता। अगर इसको हम का और लाई, कलाई को का और लाई में तोड़ देते, या कलाधार को का लाधार कर देते तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता। हमें उसको ऐसे तोड़ना होता है जिससे कोई सार्थक शब्द निकल के आए। ठीक है, उस हिसाब से कपूत हमारा सही जवाब है। कपूत में का उपसर्ग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम जो होता है वो होता है शाश्वत। क्षणिक मतलब क्या होता है? जो तुरंत ही खत्म हो जाए, तुरंत ही नष्ट हो जाए, उसे क्षणिक कहा जाता है। और शाश्वत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, जो शाश्वत हो, जिसका कभी विनाशी ना हो। तो विलोम क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। वहीं पे प्राचीन और नवीन ये एक दूसरे के अपोजिट व्यक्ति कर रहे हैं। प्राचीन का अपोजिट क्या होता है? नवीन। नवीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। ठीक, नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मोती, लौंग, गोपाल। पहले तो हम ये जानते हैं तत्सम और तद्भव क्या होता है। तत्सम जो वर्ड होता है ये शुद्ध होता है, यानी कि शुद्ध मतलब जो कुछ संस्कृत से मिलता जुलता वर्ड होता है उसे तत्सम कहा जाता है। तद्भव जो वर्ड होता है जिसे हम अपने जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं उसे तद्भव कहा जाता है। ठीक है, तो मोती, मोती का जो तत्सम होता है वो मौक्तिक होता है। आपसे यहाँ पे तत्सम वर्ड पूछा तो गोपाल जो है ना ये तत्सम वर्ड है, क्योंकि गोपाल का जो तद्भव होता है वो ग्वाला होता है। मोती अपने आप में तत्सम नहीं है, मोती तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो मौक्तिक होता है। लौंग भी तद्भव है, लौंग का तत्सम लवंग होता है, लवंग। ठीक है, इसका तत्सम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, रीति, क्षेत्र। आपको 3 वर्ड दिया, इसमें से पूछा है कि कौन सा पुल्लिंग है। तो आपको बता दें यहाँ पे रीति और घटना ये दोनों स्त्रीलिंग है, जबकि क्षेत्र आपका पुल्लिंग वर्ड है। कैसा है? पुल्लिंग वर्ड है। कौन सा है? क्षेत्र। क्षेत्र आपका पुल्लिंग वर्ड है। नेक्स्ट है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अब यहाँ से अलंकार आपको पूछा है कि वह पंक्ति जिनमें समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, मतलब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग हो। जैसे कोई आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पंकज तो पंकज, मृगांग भी है मृगांग सी री प्यारी। पंकज तो पंकज, बार बार वर्ड आ रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। पंकज तो पंकज, मृगांग भी है मृगांग री प्यारी। मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। मिली न तेरे मुख की
उपमा देखी वसुधा सारी। यहाँ पे पंकज और पंकज 2 बार देखने को मिला, मृगांग मृगांग भी 2 बार देखने को मिला, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे आपका लेटानुप्रास हो जाएगा, लेटानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। या यमक अलंकार का ठीक अपोजिट होता है। यमक अलंकार क्या होता है कि वर्ड बार बार आए और उनका वर्ड अर्थ भी सेम हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ड की बार बार आवृत्ति हो लेकिन उनका अर्थ जो हो वो अलग अलग हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन यानी कि यानी कि 3, आपको यहाँ पे पहला पद संख्या दिख रहा है और दूसरा पद भुवन यानी भवन दिख रहा है, यानी कि संज्ञा दिख रही है। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको त्रि और भुवन दिखेगा, त्रिभुवन। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। त्रि और प्लस भवन, त्रिभवन। तो यहाँ पे आपको पहला पद जो है वो संख्या दिख रहा है, त्रि यानी 3। तो जिस समास में पहला पद संख्या हो और लास्ट पद जो होता है वो संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। कोई भी समास हो जिसमें आपको संख्या का बोध हो रहा है, पहले पद में संख्या का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा हो गया, नौगरा हो गया, पंचवटी हो गई, अठन्नी हो गई, ये सब आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें से संख्या का बोध हो रहा है, नंबर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे चौराहा 4, चौ यानी 4, नौग्रह 9 यानी कि 9 ग्रह, या फिर पंचवटी यानी कि 5 और वटी, तो यहाँ पे आपको संख्या का बोध होता है, वहाँ पे द्विगु समास हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बता दें तालव्य महाप्राण क्या होता है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण तालु और जीवा दोनों के द्वारा किया जाता है। आप इसको फील भी कर सकते हैं, जिसका उच्चारण तालु, जिसके उच्चारण में आप तालु यानी कि जो आपका ऊपर का हिस्सा है, तालु और जीवा आपकी जीभ दोनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें तालव्य महाप्राण कहा जाता है। तो तालव्य महाप्राण के अंतर्गत आपको कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? ई, च, छ, ज, झ, इया, या और सा। तो पहले चा वाले पूरी लाइन चा वाली, चा, छ, जा, झा, इया, और इसके साथ साथ छोटी ई, बड़ी ई, और या और सा। आप इसको उच्चारण करके भी देख सकते हैं। ई अगर आप बोलेंगे तो आपका तालु और जीवा दोनों का उपयोग हो रहा है। या, शा, इस दोनों में आपका बड़ा सा यहाँ पे आपको यूज करना है, तालव्य सा आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको छा दिया हुआ है, इनमें से आपको छा देखने को मिल रहा है, तो ये तालव्य महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे आपसे बात करें टा वर्ड, ये जो टा वर्ग है, टा वर्ग में ठा आता है ना, तो टा वर्ग जो होता है ना, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत। देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन में, वो भी दिया है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो टा वर्ग के जितने भी सेंटेंस होंगे, जैसे ये चा वर्ग में तालव्य आया था, वैसे टा वर्ग में जैसे टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये तीनों आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य क्या होता है? जिसमें मूर्धा और जीवा का, यानी कि नासिका और जीवा दोनों का यूज किया जाता है, वो मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका चा वर्ड आता है, चा वर्ग आता है, जैसे टा वर्ग आता है, टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, टा वर्ग आता है मूर्धन्य के अंतर्गत। साथ ही साथ री को भी अगर आप बोलेंगे तो आप मूर्धन्य का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि नासिका और जीव का प्रयोग कर रहे हैं, री। साथ ही साथ आपको ला और शा भी देखने को मिलेगा मूर्धन्य के अंतर्गत, ठीक। तो इसमें जो आपको वर्ड दिया है टा वर्ड में आपको ठा देखने को मिला है, तो यहाँ पे आपका ये मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाएगा, टा वर्ग, ओके। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पे विशेषकर ध्यान देना, यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है कौन सा उपमा का पर्यायवाची नहीं है। उपमा मतलब क्या? किसी से कंपेयर करना, किसी से तुलना करना, किसी से मिलान करना। तो आपका तुलना और मिलान दोनों ही उपमा का पर्यायवाची है, जबकि यहाँ पे खाद उपमा का पर्यायवाची नहीं है, या खाद का उपमा से कोई भी कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बहुत बड़ा कंजूस होना, यानी कि सब कुछ चला जाए पर पैसे ना खर्च हों। आपकी मेहनत लग जाए, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट हो जाए पर आपके पैसे ना खर्च हों, यहाँ पे कहने का प्रयास किया जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत ज़्यादा कंजूस होना इसका अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वहीं पे आपको अगर एक कुछ जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी का, इसका क्या अर्थ होता है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे तिरस्कार वर्ड पूछा है कि तिरस्कार वर्ड को शुद्ध कैसे लिखा है। तिरस्कार का अर्थ क्या होता है, आपसे तिरस्कार का अर्थ भी पूछ सकता है। तो तिरस्कार का अर्थ होता है अनदेखी करना, उपेक्षा करना, अस्वीकार करना या घृणा करना। ये तिरस्कार का अर्थ होता है। तिरस्कार लिखा कैसे जाता है, तो तिरस्कार लिखने का जो सही तरीका, ता पे छोटी ई की मात्रा, आधा, फिर रा, फिर आधा सा, फिर का पे आ की मात्रा और रा, ये तिरस्कार लिखने का सही तरीका होता है, जो आपको ऑप्शन ए में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। खगेश, माधव, पक्षीनाथ या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो गरुड़ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है खगेश। खगेश क्या है, गरुड़ का पर्यायवाची है। गरुड़ के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे पत्रगारी, उर्गारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण, विषमुख, ये सब आपको गरुड़ के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र पता लगाना। देखिए, दांत गिनना, दांत पीसना, दांत निपोड़ना, दांत से दांत बजाना, दांत पीस कर रह जाना, इस प्रकार के मुहावरे आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप ध्यान में रखिएगा कि दांत गिनने का अर्थ होता है उम्र पता लगाना, उम्र का पता लगाना, दांत गिनना। वहीं पर अगर आपको देखने को मिल जाए दांत पीसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो क्रोध प्रदर्शन करना, यानी कि दांत पीसना। इनको कहता है कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आई और वह दांत पीस कर रह गया, तो क्रोध प्रदर्शन करना। वहीं पर अगर आपको दे दे दांत निपोड़ना, दांत चियाड़ना, तो इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना, किसी चीज़ को बार बार कहना। जैसे आपको कोई चीज़ मतलब कोई जलील कर रहा है फिर भी आप हंस दें, तो ये हो जाता है दांत निपोड़ना। दांत से दांत बजाना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत जाड़ा पड़ना। जब मतलब बहुत ठंडी पड़ती है ना, तो कहते हैं ऐसी ठंडी पड़ रही है कि दांत से दांत बज जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी का पड़ना। दांत पीस कर रह जाना, यानी कि आपको किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्रोध आई है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने दांत को पीस लेते हैं खूब तेज, तो दांत पीस के रह जाना यानी कि क्रोध पी कर रह जाना। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है एक यहाँ पे आपको गद्यांश देखने को मिल रहा है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गद्यांश क्या दिया है, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों में हम ओलंपिक में एकाध स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाते हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागियों भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। अभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है। एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधा एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने का सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद की अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब बने वाले जीवट का। देखिए आपका जो सेंटेंस होता है, जो पैराग्राफ होता है ना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप पहले पैराग्राफ को पढ़ लें, फिर फटाफट उसके आंसर निकाल लें। दूसरा क्या होता है, आप सेंटेंस को क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और पैराग्राफ में उस वर्ड को खोज के उसका आंसर निकालें। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, मेरे लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है, अगर हम एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेंगे ना, तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन की कौन सी लाइन पैराग्राफ के किस लाइन में दी हुई है, या पैराग्राफ में वो वर्ड है भी या नहीं। तो हम पैराग्राफ को पढ़ के सॉल्व करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, जैसे पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो अगर हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे तो हमें शीर्षक के बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि पैराग्राफ का शीर्षक वही होता है जिसमें पैराग्राफ की विशेषता बताई गई हो, जिस पर पैराग्राफ बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हो, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हो। तो क्या पैराग्राफ में कहीं भी स्वतंत्रता के लिए बात की गई है? नहीं की गई है।
ओलंपिक पदक की बात की गई है, लेकिन वो खेलों से जुड़े बात की गई है। खेलों में हम ओलंपिक पदक को नहीं जीत पा रहे हैं, जबकि जो हमसे पिछड़े राज्य हैं वो भी ओलंपिक पदक ले जा रहे हैं। तो ये भी इसका शीर्षक नहीं होगा, इसका शीर्षक होगा खेलों का गिरता स्तर, क्योंकि इस पैराग्राफ में कवि ने ना बहुत ज़्यादा खेलों के गिरते स्तर की व्याख्या की है कि खेल दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं और हम लोग उस पर जोर नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो खेलों का गिरता स्तर इसका शीर्षक होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको कारण नहीं है पूछा है। तो दोषपूर्ण नीतियां, कवि ने पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि दोषपूर्ण नीतियों को खेलों का गिरता स्तर बताया गया था, सुविधाओं का अभाव भी बताया गया था जिसके कारण खेलों के स्तर गिर रहे हैं। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये इसका कोई कारण नहीं है। कारण नहीं मतलब खेलों के स्तर को गिरने का कोई कारण राष्ट्रीय सम्मान नहीं हो सकता, बल्कि आपको यहाँ पे देखिए लास्ट में ही आपको दे रहा है कि खेलों के स्तर को गिरने में प्रतियोगिताओं का नहीं, मतलब अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक, अगला है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों की सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो खेल होता है उस पर आपसी गुटबंदी करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। तो गद्यांश को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो अपनी उपलब्धियों में खेल को शामिल नहीं करता है, तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए गद्यांश, आपको आंसर कुछ भी पता हो, उसका सही जवाब कुछ भी हो, लेकिन अगर गद्यांश में आपको आम को इमली बनाया गया है, आम को इमली बताया गया है, तो आपको आंसर गद्यांश के हिसाब से ही करना है, ना कि अपने हिसाब से। अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन गद्यांश में अगर देश के प्रधानमंत्री का नाम राहुल गांधी दिया है, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, आपको गद्यांश के हिसाब से राहुल गांधी को ही टिक करके आना है। ठीक है, गद्यांश में जो बताया होता है उसी के हिसाब से हमको आंसर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है तो खेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है खेलों में निर्धन राष्ट्रीय भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपसी गुटबंदी होती है, खिलाड़ियों की उपेक्षा होती है, खेलों को राष्ट्रीय सम्मान है। तो जो हमसे गद्यांश के अनुसार जो बताया गया है ना, वो खेलों को राष्ट्रीय सम्मान बताया गया, यानी कि जो निर्धन देश भी है वहाँ पे भी खेलों को राष्ट्रीय सम्मान के रूप में जाना जाता है, खेल को अपने सम्मान से जोड़ कर देखा जाता है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। ये गद्यांश के अनुसार ही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आज के प्रश्नों में बस इतना ही था। साथ ही साथ अगर आप जनरल स्टडी के भी क्वेश्चन देखने चाहते हैं और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के भी क्वेश्चन देखने चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट के आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।